हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जहान एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में सी टेट, यूपी टेट, जे टेट, केवीएस, रीट एंड अदर टेट तथा जिसमें पेडागोजी पूछे जाते हैं, इन सब एग्ज़ाम के लिए प्रतिदिन एक या दो मॉक टेस्ट जरूर होता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के पास पावलोव के मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। पावलोव के सिद्धांत को कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आज क्लास नंबर 7 है। इसके पहले 6 और मॉक टेस्ट हो चुका है। आप लोग मॉक टेस्ट और देना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये इस चैनल में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पावलोव के सिद्धांत के बारे में आज चर्चा होगी और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। पावलोव के सिद्धांत को कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। यहाँ टॉप 30 प्रश्न है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग 6 और क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का क्वेश्चन है, पावलोव का सिद्धांत के नाम क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि पहले ही बता चुकी हूँ कि पावलोव के सिद्धांत का नाम क्या है, तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे। तो बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ऑप्शन डी, मनोसामाजिक का सिद्धांत। तो बताइए, पावलोव का सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया है। और अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है मैस्लो ने। मैस्लो ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। और मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, पावलोव मनोवैज्ञानिक के अलावा और कौन थे? पावलोव मनोवैज्ञानिक के अलावा और कौन थे? प्रोफेसर थे, चिकित्सक थे, इंजीनियर थे या मनोवैज्ञानिक? तो देखिए, यहाँ मनोवैज्ञानिक तो नहीं होगा क्योंकि मनोवैज्ञानिक के अलावा पूछा है। तो इन 3 ऑप्शन में से आप लोग चूज कीजिए कि कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा चिकित्सा शास्त्री। पावलोव मनोवैज्ञानिक के अलावा चिकित्सा शास्त्री थे। और प्रोफेसर कौन से मनोवैज्ञानिक थे? प्रोफेसर थे हमारा स्किनर साहब। स्किनर साहब प्रोफेसर थे। किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे हमारा स्किनर साहब। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? पावलोव जो मनोवैज्ञानिक थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कौन से साल को उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1907 को दिया था या 1908, 1904 या 1905? किस साल को मनोवैज्ञानिक पावलोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1904। 1904 को पावलोव साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोगों को और एक चीज बताना चाहूंगी कि आप लोग अपने कॉपी में 1, 2, 3, 4 करके पूरे 30 तक लिखिए। और अगर ऑप्शन ए का सही जवाब ए होगा तो ए लिखिएगा यहाँ। ऑप्शन 2 का बी सही जवाब होगा तो बी लिखिएगा। ऑप्शन सी 3 का सी ऑप्शन ठीक होगा तो सी लिखिएगा। ऐसे करके पूरे 30 क्वेश्चन को आप लोग लिखिएगा और अंत में जांच कीजिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन ठीक हुआ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर किए आज। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, पावलोव के अनुसार डैश उद्दीपक के प्रति
डैश उद्दीपक के समान होने वाली अनुक्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है। पावलोव के अनुसार डैश उद्दीपक के प्रति डैश उद्दीपक के समान होने वाले अनुक्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वाभाविक स्वाभाविक, ऑप्शन बी अस्वाभाविक स्वाभाविक, ऑप्शन सी स्वाभाविक अस्वाभाविक, ऑप्शन डी अस्वाभाविक अस्वाभाविक। तो बताइए यहाँ कौन सा ऑप्शन सेट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अस्वाभाविक स्वाभाविक। पावलोव के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक के समान होने वाली अनुक्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा अन्य नाम है। यहाँ शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम दिया गया है, तो इनमें से कौन सा नहीं है ये आप लोगों को बताना है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कई अन्य नाम हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूंगी। पहले आप लोग बताइए कि इसका अन्य नाम नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा। ऑप्शन ए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन सी अन्वेषण का सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रतिस्थापक का सिद्धांत। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी होगा सही जवाब, क्योंकि यह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। ये तीनों है लेकिन ये नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। यहाँ अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिस्थापक सिद्धांत, ये तीनों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम है और कई अन्य नाम है, ये मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित प्रतिवर्त का सिद्धांत, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत, सहज क्रिया का सिद्धांत, ये सभी इस शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम हैं। ये आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोग शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जगह ये इन सभी में से कई किसी भी लिख सकता है अपने एग्जाम में, तो आप लोग आसानी से पहचान सके कि ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम है, ताकि आप लोग आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। तो यहाँ जो अन्वेषण का सिद्धांत है, ये इसका प्रतिपादन किसने किया आप लोगों को पता है। अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अन्वेषण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ब्रूनर ने। ब्रूनर साहब ने अन्वेषण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार ही हमारा NCF 2005 बेस्ड है। और इस सिद्धांत को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के क्या बोलते हैं विकल्प के रूप में माना जाता है। ये भी आप लोग नोट्स कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। पावलोव जो मनोवैज्ञानिक थे वो एक प्रयोग किया था किसी जानवर के ऊपर, तो वो कौन से जानवर थे। कुत्ता था, बिल्ली था, मुर्गी था या कबूतर था। कौन से जानवर पर पावलोव साहब ने अपना प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कुत्ता पर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वाभाविक उद्दीपक का और एक अन्य नाम क्या है। स्वाभाविक उद्दीपक का और एक अन्य नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए अनानुबंधित उद्दीपक, ऑप्शन बी अनुबंधित उद्दीपक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए स्वाभाविक उद्दीपक का अन्य नाम क्या है। तो स्वाभाविक उद्दीपक का अन्य नाम है अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक का अन्य नाम है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, पावलोव के अनुसार भोजन डैश है तथा घंटा डैश है। पावलोव के अनुसार भोजन क्या है और घंटा क्या है, ये आप लोगों को बताना है। अस्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है, ऑप्शन बी स्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, अनानुबंधित उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है, ऑप्शन डी में क्या है अस्वाभाविक उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। किस ऑप्शन के साथ यहाँ किस ऑप्शन के साथ यहाँ सेट होता है, आप लोग देखिए।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है और घंटा ध्वनि एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, पावलोव के अनुसार लार का आना क्या है? पावलोव के अनुसार लार का आना क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है या अनुबंधित उद्दीपक है या CS है यानी कंडीशनल स्टिमुलस और UCS यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये इन तीनों का मतलब एक ही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुबंधन के लिए अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के बीच समय अंतराल के बढ़ने पर अनुबंधन डैश हो जाता है। और एक बार देखिए, अनुबंधन के लिए अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के बीच समय अंतराल के बढ़ने पर अनुबंधन डैश हो जाता है, मजबूत हो जाता है, कमजोर हो जाता है, विभेदन हो जाता है या सामान्यीकरण हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कमजोर। आप लोग थ्योरी क्लास में पढ़े होंगे कि घंटा ध्वनि बजने के बाद अगर समय अंतराल हम लोग बढ़ा देंगे तो लार निकलना बंद हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसका संबंध घंटा ध्वनि का संबंध खाना से इसका जो संबंध है वो कमजोर हो जाएगा, इसी को यहाँ कर रहे हैं। समझ गए? तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, जब प्राणी नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस प्रकार की अनुक्रियाएं वह पूर्व परिस्थिति में कर चुका है, इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहा जाता है? यहाँ समझिए और एक बार समझिए। जब प्राणी नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस प्रकार की अनुक्रियाएं वह पूर्व परिस्थितियों में कर चुका है, पूर्व परिस्थितियों में कर चुका है, इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विलोपन, या इसको कहा जाता है स्वतः प्रकटीकरण, या उद्दीपक सामान्यीकरण, या सादृश्यता का नियम। तो बताइए इस ऑप्शन में से आप लोग किस ऑप्शन को सही मान रहे हो? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम क्या कहता है आप लोगों को पता है? अगर कोई व्यक्ति साइकिल सीखा है तो वो स्कूटी जब वो स्कूटी सीखेंगे तो भी तब वो साइकिल चलाने का जो नियम है उसको फॉलो करेंगे, तो इसी को हम लोग सादृश्यता का नियम कहते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। पुनर्बलन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, या साहचर्य, या उद्दीपक अनुक्रिया, या SR यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। तो देखिए ये तो सही होगा, इसकी बात पावलोव साहब ने किया है। उद्दीपक अनुक्रिया इसका बात भी किया है, साहचर्य इसका बात भी किया है, लेकिन उन्होंने पुनर्बलन का कोई बात नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम से संबंधित पावलोव का सिद्धांत कौन सा है? अधिगम से संबंधित पावलोव का सिद्धांत कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सहसंबंधवाद का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव का सिद्धांत का अन्य नाम है। सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? सूझ का सिद्धांत दिया है हमारा कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर ने। तो ये हो गया कोहलर हो गया ये, और ये स्किनर हो गया। और संबंधवाद का सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलस द्वारा कौन सी मशीन बताता है?
पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताता है? कोफ्का मशीन, हॉफमैन मशीन, स्टिमुलेशन मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉफमैन मशीन। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुबंध के प्रयासों की संख्या बढ़ने पर प्राणी मूल अनुबंधक तथा सामान्य उद्दीपकों में धीरे धीरे विभेदन करने लगते हैं, इसे क्या कहा जाता है? अनुबंधन के प्रयासों की संख्या बढ़ने पर प्राणी मूल अनुबंधन तथा सामान्य उद्दीपक में धीरे धीरे विभेद करने लगते हैं, इसे क्या कहा जाता है? यानी यहाँ अनुबंधन के प्रयासों में मूल अनुबंधन यानी घंटा ध्वनि को विभिन्न प्रकार के घंटा ध्वनि प्रयोग करते हैं, तो इन इसे विभिन्न प्रकार के घंटा ध्वनि को विभेद करने लगते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उद्दीपक सामान्यीकरण, ऑप्शन बी स्वतः प्रकटीकरण, ऑप्शन सी विलोपन, ऑप्शन डी उद्दीपक विभेदन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उद्दीपक विभेदन। उद्दीपक विभेदन, यहाँ विभेद, विभेद से विभेदन, ऐसे करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उद्दीपक विभेदन। जब कुत्ता विभिन्न प्रकार के घंटा ध्वनि को पहचानने लगते हैं, इसी को कहते हैं उद्दीपक विभेदन। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। पावलोव के सिद्धांत में घंटा ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन क्या है? पावलोव के सिद्धांत में घंटा ध्वनि, पहले घंटा बजेगा, उसके बाद खाना दिया जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, या इनमें से कोई नहीं। अस्वाभाविक उद्दीपक होगा या अनानुबंधित उद्दीपक होगा या अनुबंधित उद्दीपक होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है बताइए? तो ये नहीं होगा, इन तीनों में से आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित उद्दीपक हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए उत्तेजक अनुक्रिया से संबंधित ये होगा, या एक उत्तेजक दूसरे उत्तेजक से के लिए आपूर्ति, या एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य, या उत्तेजक और अनुक्रिया में कोई संबंध नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ उत्तेजक और अनुक्रिया में कोई संबंध नहीं, ये तो गलत हो गया। उत्तेजक और अनुक्रिया में जरूर से कुछ ना कुछ संबंध होता है। एक उत्तेजक दूसरे उत्तेजक से साहचर्य, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। एक उत्तेजक दूसरे उत्तेजक के लिए आपूर्ति, ये भी नहीं होगा। उत्तेजक अनुक्रिया से संबंधित, ये भी नहीं होगा, साहचर्य होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूल किस पर बल देता है? यहाँ बल होगा, बोल नहीं होगा, ये गलत प्रिंट हो गया है फ्रेंड्स, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बल होगा यहाँ। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूल किस पर बल देता है? पुनर्बलन पर बल देता है, प्रेरणा पर बल देता है, सूझ पर बल देता है, या चिंतन पर बल देता है? किस पर बल देता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेरणा। प्रेरणा पर बल देता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। उन्होंने पुनर्बलन पर कोई बल नहीं दिया है। उन्होंने चिंतन पर किसने बल दिया है? तो पियाजे ने चिंतन पर बल दिया है। पियाजे के सिद्धांत पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत चिंतन पर बल दिया है, सूझ पर बल दिया है कोहलर का सिद्धांत। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने के एसआर सिद्धांत की निम्न में से कौन सी उपयोगिता है? सीखने के एसआर सिद्धांत की निम्न में से कौन सी उपयोगिता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए, मंद बुद्धि बालकों को पढ़ने में सहायक, ऑप्शन बी, बालकों में अच्छी आदत निर्माण करने में सहायक, ऑप्शन सी, गंभीर विषयों में चिंतन करने की में सहायक। तो बताइए ए ठीक होगा या बी ठीक होगा या सी ठीक होगा या उपरोक्त में से सही सभी, कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है? सीखने के एसआर सिद्धांत की निम्न में से कौन सी उपयोगिता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब।
ऑप्शन डी। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों को पढ़ाने में सहायक है, बालकों में अच्छी आदत निर्माण करने में सहायक है तथा सभी गंभीर विषयों में चिंतन करने में सहायक है। ये तीनों का तीनों ठीक हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में ये तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, पावलोव का जन्म कब हुआ था? मोस्ट वीवीआई बताइए, पावलोव का जन्म किस साल में हुआ था या 1849 में हुआ था, 1949 में हुआ था, या 1859 में हुआ था, या 1959 में हुआ था? किस साल पावलोव का जन्म हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1849 में हमारा पावलोव जी का जन्म हुआ था। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावलोव रूस के थे, जापान के थे, स्वीडन के थे, या अमेरिका के थे? कहाँ के निवासी थे पावलोव जी? तो हमारा पावलोव जी रूस के थे, रूस के निवासी थे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, भोजन तथा घंटी के मध्य डैश अनुबंधन होता है? भोजन तथा घंटा के मध्य डैश अनुबंधन होता है? द्विवेदी, साहचर्य, सहज, या प्राचीन? अनुबंधन का मतलब आप लोग संबंध यहाँ कह सकते हैं, यानी भोजन और तथा घंटी के मध्य डैश का संबंध होता है? विवेदी का संबंध होता है, साहचर्य का संबंध होता है, सहज का संबंध होता है, या प्राचीन संबंध होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो देखिए यहाँ प्राचीन तो नहीं हो सकता, सहज तो नहीं हो सकता, विवेदी भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साहचर्य। साहचर्य होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखते हैं अगला प्रश्न 23, स्वाभाविक उद्दीपक डैश है तथा स्वाभाविक अनुक्रिया डैश है? स्वाभाविक उद्दीपक क्या है फ्रेंड्स, और स्वाभाविक अनुक्रिया डैश क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए भोजन लार, ऑप्शन बी लार भोजन, ऑप्शन सी घातक अनुबंध, यह घटक होगा, गलत से प्रिंट हो गया है आज, घटक, या ऑप्शन डी अनुबंध या घटक। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भोजन लार। भोजन होगा स्वाभाविक उद्दीपक तथा स्वाभाविक अनुक्रिया होगा लार का आना। कुत्ता में लार का आना होगा स्वाभाविक उद्दीपक तथा भोजन होगा स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक अनुक्रिया लार, ऐसे करके आप लोग आई कनेक्ट कीजिए, और स्वाभाविक उद्दीपक होगा भोजन। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है किसके द्वारा? इसके पहले मैं और एक बार चर्चा कर चुकी हूँ इसके विषय में, तो आप लोग आसानी से अंतर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए पुनर्बलन द्वारा, ऑप्शन बी अनुबंधन द्वारा, ऑप्शन सी उद्दीपक द्वारा, ऑप्शन डी विलोपन द्वारा। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुबंधन द्वारा। अनुबंधन द्वारा बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, पावलोव के पुरातन अनुबंधन में क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखते हैं प्रश्न ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए भोजन के बाद ध्वनि प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन बी ध्वनि के बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन सी ध्वनि और भोजन दोनों एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, या ध्वनि प्रस्तुत करने के बहुत बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो यहाँ बहुत बाद तो भोजन को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, बल्कि तुरंत बाद भोजन को प्रस्तुत किया जाता है। ध्वनि और भोजन दोनों एक साथ भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ध्वनि के बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है, ये होगा सही जवाब। भोजन के बाद ध्वनि प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है।
क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम के किस सिद्धांत में प्रेम घृणा भय आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है? प्रेम घृणा भय आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, तो किस सिद्धांत में? ऑप्शन ए प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन सी सहज क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है? तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि ये तीनों का नाम है, ये इन तीनों का सिद्धांत एक ही सिद्धांत को कहते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, पावलोव ने कुत्ते की किस ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग को सिद्ध किया? पावलोव ने कुत्ते की किस ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग को सिद्ध किया फ्रेंड्स? ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि या ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पैरोटिड ग्रंथि। उन्होंने पैरोटिड कुत्ते के पैरोटिड ग्रंथि को ऑपरेशन करते हुए इस सिद्धांत को दिया था। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, पावलोव के सिद्धांत में तटस्थ उद्दीपक क्या है? ये आप लोगों को बताना है। तटस्थ उद्दीपक क्या है पावलोव के सिद्धांत में? भोजन है, घंटी है, लार है या इनमें से कोई नहीं? ये तो नहीं होगा, इन तीनों में से बताइए तटस्थ उद्दीपक क्या है पावलोव के सिद्धांत में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी घंटी। घंटी है तटस्थ उद्दीपक, याद कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है। पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को ही कहते हैं, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो पावलोव के क्लासिकल कंडीशनल सिद्धांत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, ऑप्शन बी स्वाभाविक अनुक्रिया के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया, ऑप्शन सी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया, ऑप्शन डी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया। कौन सा ऑप्शन ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया ये नहीं होगा, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक उद्दीपक अनुक्रिया ये भी नहीं होगा, स्वाभाविक अनुक्रिया के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, पावलोव निम्नलिखित में से किस पर सहमत है? पावलोव निम्नलिखित में से किस बात पर सहमत है, ये आप लोगों को बताना है। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। तो लास्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आशा करती हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकोगे। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। ऑप्शन ए एक बच्चे को अच्छे व्यवहार के लिए इनाम मिलता है, ऑप्शन बी एक बच्चे को बुरा व्यवहार के लिए डांटा जाता है, ऑप्शन सी दुर्व्यवहार के लिए बच्चों की उपेक्षा की जाती है, या एक बच्चे को होमवर्क पूरा करने के लिए एक काम छोड़ने की अनुमति दी जाती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी। कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जा रहे हैं? तो यहाँ देखिए एक बच्चे को अच्छे व्यवहार के लिए इनाम मिलता है, उन्होंने इनाम की बात नहीं की है। एक बच्चे को बुरा व्यवहार के लिए डांटा जाता है, अगर डांटा जाता है, गाली दी जाती है, उपेक्षा की जाती है, इन सभी ऑप्शन को देखते ही आप लोग काट दीजिएगा ऐसे, क्योंकि कोई भी मनोवैज्ञानिक बच्चों को डांटने उपेक्षा करने की बात नहीं की है। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को, इस शब्द को देखते ही आप लोग ऐसे काट दीजिएगा, ये गलत ऑप्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी एक बच्चे को होमवर्क पूरा करने के लिए एक काम छोड़ने की अनुमति दी जाती है, यही होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। कैसा लगा आज का सेशन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बिना कहे ही ये सब कर दीजिएगा।
इस चैनल में प्रतिदिन 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर होता है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन मॉक टेस्ट दे सको और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, यही मैं आशा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग 30 में से कितना स्कोर किए ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा फ्रेंड्स। और आप लोगों को कौन से टॉपिक में मॉक टेस्ट देना है ये भी आप लोग अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को ये मॉक टेस्ट दिलवा सकूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।